आज का दंगल मोदी सरकार की तीसरी पारी में प्रचंड तैयारी को लेकर है। बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। तीसरे टर्म में पीएम मोदी ने कार्यभार संभालते ही पीएमओ के अधिकारियों से बातचीत की है। पीएम ने कहा है कि 10 साल पहले पीएमओ को पावर सेंटर माना जाता था, हमने उसे बदला। मैं पीएमओ को पावर सेंटर नहीं बल्कि विकास की राह में विकास की गति तेज करने वाला मैंने इसको बनाया है। पीएमओ अब पावर सेंटर नहीं बल्कि जनता का पीएमओ बन चुका है। पीएम ने कहा कि हमारा एक ही लक्ष्य है 2047 का विकसित भारत। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनकर रिकॉर्ड कायम कर दिया है और अब प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है हमारा एक ही लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाना और इसके लिए हम सब एकजुट होकर जी जान से कामकाज करने वाले हैं। मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनकर रिकॉर्ड कायम कर लिया है, लेकिन राजनीति में कई रिकॉर्ड अभी बाकी हैं। तीसरी पारी के पहले ही दिन पीएम मोदी अपने दफ्तर में जो पहली फाइल उनकी ओर से सिग्नेचर की गई है वो 9 करोड़ 30 लाख किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि की अगली किस्त की फाइल है। इसके अलावा माना जा रहा है कि देश में गरीबों के लिए बनने वाले 2 करोड़ घर की दिशा में भी सरकार तेजी से कदम बढ़ाने वाली है। वैसे थोड़ी देर में पीएम मोदी की पहली कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है, जिसमें माना जा रहा है कि कैबिनेट में मंत्रालय बंटवारे से लेकर पहले 125 दिन के प्लान पर काम शुरू कर लिया जाएगा। लेकिन उसके पहले विपक्ष भी तैयारी के साथ है। एक और पीएम मोदी पहले दिन किसानों के खाते में 20,000 करोड़ डालने का फैसला लेते हैं तो पहले से ज्यादा मजबूत विपक्ष भी पहले ही दिन किसान कर्ज माफी से लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे उठाने लगता है। गरीबों और किसानों के मुद्दे इस बार की मोदी सरकार के लिए सबसे अहम इसलिए भी माने जा रहे हैं क्योंकि एक आंकड़े के मुताबिक इस बार के चुनाव में बीजेपी को गांवों में मिलने वाले वोट में करीब 4.5% की कमी आई है। हालांकि गरीबों का वोट बीजेपी को 1% बढ़कर ही मिला है। दूसरी ओर विपक्षी दलों को गांवों में ज्यादा वोट मिले हैं, इसीलिए किसानों के मुद्दे पर उनके हौसले बुलंद दिख रहे हैं। मोदी सरकार पर विपक्ष के आक्रामक रुख का अंदाजा ऐसे लगता है कि कांग्रेस सरकार गठन के पहले ही दिन मंत्रालय बंटवारे में देरी का सवाल उठाने लगी है। पीएम मोदी को 1/3 पीएम कहने लगी है। सरकार में असंतोष को लेकर तरह तरह की अफवाहों को जोर दिया जाने लगा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या तीसरी पारी में दोनों ओर से प्रचंड तैयारी है? क्योंकि आने वाले दिनों में हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। गांव गरीब किसान का मुद्दा इन राज्यों में अहम है। इस लिहाज से बीजेपी के मजबूत विपक्ष की रणनीति का मुकाबला उतनी ही मजबूती से कर पाएगी। और क्या आम चुनाव में बीजेपी के घटे ग्रामीण वोट विधानसभा चुनाव में वापस लौटकर आ पाएंगे? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा। कैबिनेट बैठक में क्या हो रहा है इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। नतीजों के 5 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के पीएम पद की शपथ ली तो बिना वक्त गंवाए दूसरे ही दिन अपने दफ्तर में काम करते नजर आए। पहली फाइल जो निपटाई वो किसानों के लिए थी। सोशल मीडिया पर पीएम ने लिखा कि तीसरी बार पीएम बनकर पहला काम किसानों के लिए किया और किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त की फाइल साइन कर दी। 9 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा मिलेगा। पीएम के इस पहले दस्तखत से किसानों के खाते में 20,000 करोड़ तो चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष ने दबाव की राजनीति शुरू कर दी है। अब की बार ज्यादा सशक्त विपक्ष पहले से वार को तैयार है। हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन में बंगाल से तृणमूल के 5 सांसदों का प्रतिनिधि दल मिलने चला जाता है, तो महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी मोदी सरकार से किसानों के लिए काम करने की मांग करती है। सरसकट कर्ज माफी, किसानों को रिलीफ मिलना चाहिए, सबसे बड़ी बात। दबाव सिर्फ मुद्दों पर ही नहीं, सियासी हथकंडों को लेकर भी जारी है। मोदी सरकार की पहली कैबिनेट शाम में बुलाई गई, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने पोर्टफोलियो को लेकर सवाल खड़े करना शुरू कर दिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी को 1/3 पीएम बताते हुए पोस्ट लिखा कि 24 घंटे बाद भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है, ये पहले से घबराए। मोदी सरकार को जेडीयू और टीडीपी के समर्थन पर टिकी मजबूर सरकार साबित करने की कोशिश में विपक्ष ने एक तो केरल से बीजेपी के एकमात्र सांसद सुरेश गोपी को लेकर अफवाह को हवा दी, दूसरे प्रफुल्ल पटेल के सरकार में शामिल नहीं होने पर अनुमानों की पतंगबाजी शुरू कर दी। आखिरकार सुरेश गोपी को सफाई पोस्ट करनी पड़ी कि मोदी सरकार के मंत्री परिषद से उनके इस्तीफे की अफवाह उड़ाई जा रही है। ये गलत है और वे मोदी सरकार के साथ हैं।
विपक्षी दलों की ओर से उठाए जा रहे सवालों, अनुमानों और अफवाहों को दरकिनार करते हुए मोदी सरकार अपने मिशन पर आगे बढ़ रही है। पिछली बार विदेश मंत्री रह चुके एस जयशंकर विदेशी मेहमानों से लगातार मुलाकातें शुरू कर चुके हैं, क्योंकि शपथ ग्रहण से पहले ही पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट के साथियों को 125 दिन के प्लान और काम की पूरी ब्रीफिंग दे दी थी। कैबिनेट के सहयोगियों को सलाह दी थी कि मंत्री पद का ख्याल रखते हुए कैसे काम करना है। शपथ के 100 दिन की कार्य योजना को अमली जामा पहनाने की प्राथमिकता कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले अपने विभाग की लंबित योजनाओं को मूर्त रूप देना है, जनता का भरोसा मजबूत करने की कोशिश करना है और विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करना है। एक तरफ मोदी सरकार 3.0 अपने मिशन पर आगे बढ़ने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर मंत्रालय के बंटवारों को लेकर अनुमानों, आशंकाओं की चर्चा है। कहा जा रहा है कि गृह, वित्त, विदेश और रक्षा, ये चारों कैबिनेट जो सुरक्षा से जुड़ी संसदीय समिति का हिस्सा होती है, उसे बीजेपी अपने ही पास रखेगी। बाकी विभागों में कुछ मंत्रालयों को छोड़कर ज्यादातर मंत्रियों को उनके विभाग वापस मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको पहुंचाते हैं। थोड़ी देर में मोदी कैबिनेट की पहली बैठक होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। आपको बताते चले अगले 100 दिनों का क्या रहेगा एजेंडा। पहले ही नरेंद्र मोदी इसके बारे में ब्रीफ करते हुए चले आए हैं अपने बड़े नेताओं को, लेकिन अब कैबिनेट की बैठक के लिए पहुंचने लगे हैं मंत्री, क्योंकि कैबिनेट की इस बैठक में क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं, सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है। अगले 100 दिन के एजेंडे को लेकर किस तरह से चलेगी सरकार। एक तरफ किसान निधि को मंजूर करके सरकार ने यह बता दिया है कि किसानों को लेकर किस तरह के कड़े और बड़े फैसले लिए जाएंगे किसानों को फायदा पहुंचाने को लेकर, जिसका बीजेपी लगातार दावा कर रही है। वहीं थोड़ी देर में मोदी कैबिनेट की पहली बैठक होने वाली है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, तमाम मंत्री पहुंचने लगे हैं इस बैठक के लिए, कितनी देर में शुरू हो जाएगी कैबिनेट की ये पहली बैठक जो सबसे ज्यादा अहम है, जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई है? हिमांशु, देखिए बिल्कुल चित्रा, आपसे कुछ देर में जो है लगभग 5 से 7 मिनट में जो है मोदी कैबिनेट 3 की जो है पहली बैठक शुरू होगी। और आज सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पूरे एक्शन में हैं। आप देखिए वो सुबह 10:30 बजे जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचते हैं। वहां प्रधानमंत्री जो है सभी अधिकारियों को, स्टाफ को संबोधित करते हैं और वो कहते हैं कि समर्पण कीजिए और समय की कोई सीमा मत रखिए। आपको काम करना है, आपको जनता के लिए काम करना है और जनता को दिल को अगर जीतना है तो उसके लिए आपको समर्पण भी करना होगा और समय की कोई पाबंदी नहीं रखनी होगी। और यही कारण है कि आप अगर ऐसा करते हैं तो बार बार जनता जो है आपको प्यार देती है। ये सब चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं। और साथ ही साथ अब 5 बजे का जो समय था, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तीसरी बार सरकार बनी है उसकी पहली कैबिनेट की बैठक है। और इस पहली कैबिनेट की बैठक में जो है 2 चीजों को लेकर जो है वो मुहर लग सकती है। एक जो है प्रधानमंत्री सरकारी आवास के लिए जो है 3 लाख सरकारी आवास जो है उनको मंजूरी मिल सकती है। दूसरा, जल्द से जल्द जो है वो संसद का सत्र बुलाया जाएगा 18वीं लोकसभा के लिए। 18वीं लोकसभा में जो नए संसद निर्वाचित हुए हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा, नए स्पीकर का चुनाव होगा और साथ ही साथ जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राज्यसभा और लोकसभा को संयुक्त जो है वो संबोधन होना है। ये एक छोटा सत्र होता है क्योंकि जब भी लोकसभा का गठन होता है तो वहां पर जो है नए संसद सदस्यों की जो है वो शपथ का कार्यक्रम रहता है और उसके बाद जो है नए स्पीकर का चुनाव होता है। और जब भी आप देखिए कि साल में पहली बार अगर कोई संसद का सत्र शुरू होता है, अमूमन तो बजट सत्र होता है जिसमें राष्ट्रपति का उद्बोधन जो है दोनों सदनों के सांसदों को होता है, लेकिन क्योंकि नई संसद का जो है वो चुनी गई है और ऐसे में 18वीं लोकसभा जब चुनी गई है तो उसके पहले सत्र की शुरुआत भी जो है वो राष्ट्रपति के उद्बोधन से होगी। बहुत धन्यवाद हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपके पास हम आते रहेंगे और ज्यादा जानकारी लेने के लिए। थोड़ी देर में मोदी कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है, जैसे और जानकारी निकलेगी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब डिबेट को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है। मोदी 3.0 की दमदार ये शुरुआत मानी जा रही है, लेकिन विपक्ष भी जितनी मजबूती के साथ सदन पहुंचने वाला है वो भी पूरी तरह से तैयार है आक्रामक होकर तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए।
डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मलूक नागर साहब, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आप आरएलडी के। हमारे साथ आशुतोष जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जुड़ चुके हैं। और आशुतोष वर्मा थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ होंगे, एनसीपी के। आनंद दुबे जी आपको टीवी स्क्रीन पर शिवसेना के प्रवक्ता दिखाई दे रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले सुधांशु जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब किसानों को लेकर बड़ा ऐलान तो आप लोगों की ओर से कर दिया गया है, किसान निधि मंजूर कर ली गई है, लेकिन दूसरी ओर एनसीपी की ओर से, कांग्रेस की ओर से तमाम नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि किसानों की कर्ज माफी का ऐलान अपने इस पहले दस्तखत के जरिए प्राइम मिनिस्टर ने क्यों नहीं किया? इस पर क्या है जवाब आपका सुधांशु जी? देखिए, फंडामेंटल अंतर था हमारी अप्रोच और इनकी अप्रोच में। 2014 में जब इनकी सरकार गई थी तो 70,000 करोड़ रुपए के किसान कर्ज माफी की बात इन्होंने की थी। अब यह बात बहुत क्लियर है, वो इन्होंने माफ नहीं किया था, वो इंटरिम बजट दिया था, वो पूरा अगले बजट में ले गए थे। अरुण जेटली जी ने जब बजट प्रस्तुत किया था तो उन्होंने कहा था जुलाई में कि अगर वो 70,000 करोड़ हम इसमें दिखा देते तो भारत की स्थिति और खराब दिखती। तो फिर वो अगले कुछ महीने बाद उसको बजट में दिखाया गया। अर्थात ये घोषणा करते हैं, डिलीवरी नहीं करते। मोदी जी की अप्रोच में क्या अंतर था कि किसानों की क्रय शक्ति बढ़ाई जाए। अगर हर गांव में बिजली, सड़क, पानी पहुंचेगी, हर गांव में मोबाइल इंटरनेट पहुंचेगा, हर गांव तक जो मार्केट है उसका प्रभाव पहुंचेगा, तो क्या होगा कि ओवरऑल डेवलपमेंट जब गांव का होगा तो किसान की वास्तविक क्रय शक्ति बढ़ेगी। उसे मकान भी मिलेगा, उसे शौचालय भी मिलेगा, उसे स्टार्टअप में भी सहयोग मिलेगा, उसे मुद्रा योजना भी मिलेगी। इस प्रकार से उसका एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट यानी समेकित विकास का, जिससे उसके अंदर इनहेरेंट शक्ति आए। जैसे आप ऐसे समझिए कि एक तरीका हो सकता है कि आप अपने शरीर को एक्सरसाइज करके मजबूत करें। एक है भैया बीमार हैं, चलो कोई बात नहीं, पैरासीटामोल खिलाते रहो, पैरासीटामोल खिलाते रहो। ये उस ढंग पे चलना चाहते थे। हमने ग्रामीण क्षेत्र के ओवरऑल विकास और उसमें किसानों को सशक्त किया। एक और उदाहरण देना चाहता हूं, हमने किसान की परिभाषा भी बदली है। हमने क्या किया है कि जो दूध का व्यवसाय करने वाले उनको भी किसान के रूप में मान्यता दी है, जो मछली का व्यवसाय करने वाले उनको भी किसान के रूप में मान्यता दी है, जो चरवाहे उनको भी, ताकि किसान से जुड़ी योजनाओं का उनको भी लाभ मिल सके, क्योंकि ये सब गांव के इकोसिस्टम का हिस्सा है। इसलिए जो मोदी जी की सोच और दूसरों की सोच में भारी अंतर है। वो अपना पुरानी उसी लीग के ऊपर चलते हुए प्रयास कर रहे हैं, उसी पुराने स्टाइल की राजनीति, पुराने स्टाइल की सोच। ठीक है, आशुतोष वर्मा जी, सरकार की ये जो कार्यशैली है, क्या वो विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है? इतना बड़ा फैसला किसानों को राहत देने के लिए, देखिए अपने पहले ही दस्तखत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कर दिया गया, तो आप लोग तमाम मुद्दों पर घेर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है नई सोच, नए जोश, जुनून के साथ आगे बढ़ने के लिए। और देखिए, पहले ही किसान निधि को मंजूर कर लिया है प्रधानमंत्री ने। धन्यवाद चित्रा जी। सर्वप्रथम पहले एनडीए को बहुत बहुत बधाई कि उनकी सरकार बनी है, और हम चाहेंगे देश के लिए बड़े एजेंडे और बड़े चीजों के साथ में आए। देखिए, किसान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, वो लखीमपुर की सीट, धौरारा की सीट और सीतापुर की सीट एक साथ हारने का पहली बार इन्होंने जोखिम उठाया है और किसान ने जवाब दिया है। इस देश में पहली बार किसान आंदोलन के बीच में किसानों के रोड में किसी ने कीले बिछाई तो भारतीय जनता पार्टी बनाई। और मुझे याद है कि आज जो बैसाखी पे सरकार चला रहे हैं, उनके जो दोनों घटक दल हैं, जो बड़े दोनों घटक दल हैं, जनता दल यूनाइटेड या तेलुगु देशम पार्टी, दोनों ने किसान आंदोलन में किस तरह भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ लिया था, वो किसी से छुपा नहीं है। और कहा था कि कहीं ना कहीं ये सरकार किसानों को खत्म करना चाहती है। और अभी हाल ही में हमने सुना कि किसानों के लिए क्या बोला कि एमएसपी की बात जो होनी चाहिए, किस प्रकार से जेडीयू ने मांग रखी। आज पहला दिन है, प्रधानमंत्री मोदी जी को एक आदत है स्ट्राइक रेट और एक पहली बॉट पे स्टिक्स मारने का, वो तरीका है, ठीक है, करने दीजिए। हम इनको बात याद दिला दें कि आप किसानों के खिलाफ न पहले कुछ कर पाए थे, न आगे कुछ कर पाएंगे, क्योंकि किसानों के लिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, एमएसपी को लीगल गारंटी देने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो खत्म नहीं होगी और वो आपको करनी पड़ेगी, और नहीं तो हम आएंगे, हम करेंगे। ये बात आप सुनिश्चित कर लीजिए। किसानों की आय दोगुनी का जो जुमला चल रहा था, ये जुमला नहीं रह जाएगा। आज आपके पास मजबूत विपक्ष है, जब कमजोर था तब तो आप कुछ नहीं कर सकते थे। आज हम मजबूत हैं और आज उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, और एक पहली पहल की है, ठीक है, हम आगे देखते हैं किस प्रकार से मुद्दे आगे बढ़ते हैं। पहले आप गठन कर दीजिए, कृषि मंत्री तो बता दीजिए कौन है। कि कृषि मंत्री भी प्रधानमंत्री ही रहेंगे। ये बात तो सच, इतनी देरी क्यों हो रही है सुधांशु जी?
अब इसी बात को लेकर समूचा विपक्ष आपको घेर रहा है कि इतनी देरी क्यों हो रही है मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर? नहीं, उस विषय का भी मैं जवाब देता हूं। पहले मैं आशुतोष जी से कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा एमएसपी को कानूनी करेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं किसी भी चीज को कानूनी या गैर कानूनी घोषित करना राज्य सरकार का अधिकार है। लॉ एंड ऑर्डर बोथ आर स्टेट सब्जेक्ट। तो आपकी जहां सरकार है, गैर कानूनी घोषित कर दीजिए, कह दीजिए कि एमएसपी कानूनी है। जैसे हमने धर्मांतरण को गैर कानूनी घोषित कर रखा है अपने राज्यों में, आपने नहीं कर रखा है। क्यों नहीं कर रहे भाई? आपने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी केंद्र में और खटाखट 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 8,500 रुपए आने लगेंगे। तो अब चुनाव की आचार संहिता समाप्त हो गई, तो जिन राज्यों में सरकार बनी नहीं 8,500 तो 6,500 खटाखट 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 भेजिए ना। या ये केवल जुमलेबाजी थी? जैसे हमने किया था, गुजरात का मॉडल करके दिखाया था, तब जनता के सामने कहा था। क्यों नहीं कर्नाटक में दे रहे भाई? एमएसपी लीगल करिए। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहीं सबसे ज्यादा डिमांड है। एमएसपी को इलीगल कर दे, बस इसके नीचे नहीं मिलेगा। पहले जीएसटी आने से पहले सेल्स टैक्स होता था। हर राज्य किसी भी उत्पाद का मूल्य अपने राज्य में तय करता था कि नहीं? बोलिए हां या ना। कर दीजिए ना। महाराष्ट्र में सुप्रिया सुले जी की जब सरकार रही तो किया उल्टा। जो शरद पवार जी की पुस्तक है उसमें क्या लिखा हुआ है? वो तो मंडी के खिलाफ लिखा हुआ है मेरे भाई। जाके शरद पवार जी की पुस्तक पढ़ लीजिए। और केरल से, जहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं, वहां एपीएमसी एक्ट नहीं है। तो आप कहेंगे केरल की परिस्थिति अलग है, तो फिर मान लीजिए हर राज्य की परिस्थिति अलग है, तो परिस्थिति के अनुसार लागू कर दीजिए। ये होता है भ्रम फैलाना और हकीकत में कार्य न करना। ठीक है, बाकी लोगों के पास आना है। आशुतोष जी, हिमाचल में लागू कर दी ना, करिए जिन राज्यों में आप आ गए। हाँ, 10 सेकंड में जल्दी से बाकी लोगों के पास। ये अंतर होता है भारतीय जनता पार्टी की सोच में और हम लोगों की सोच में। ये इंडिया की सोच है। हमारे लिए इस देश का किसान, चाहे वो केरल का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे महाराष्ट्र, एक ही होता है। आप राज्योवार एमएसपी घोषित करेंगे, हम जो अपने मुद्दे हैं वो लेके खड़ेंगे। जातीय जनगणना हमारा प्रमुख मुद्दा है। एमएसपी की लीगल गारंटी देना हमारा काम है। हम क्षेत्रों वाइज नहीं करने आते कि तुम मेरी सरकार में हो तो किसान है। इस देश का किसान वो अन्नदाता है जिसने कोविड और कोरोना जैसी महामारी ने इस देश को निकालने का सबसे प्रथम काम किया है। 2 लाइन में मैं आपसे जवाब चाहूंगी, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। बिहार में जातिगत जनगणना हुई, सबने समर्थन किया, सारी की सारी पार्टियां, कोई भी इसमें अपने आप को पीछे दिखाना नहीं चाहता है। मुझे जरा ये बता दीजिए, जातिगत जनगणना के बाद बिहार में क्या बदल गया आशुतोष वर्मा जी? कम से कम एक मॉडल स्टेट तो है आपके सामने ना, जातिगत जनगणना कराने वाला। क्या बदल गया? नहीं, बिल्कुल बदल गया। देखिए, जातिगत जनगणना होने के बाद जब आपको स्थिति समझ में आती है कि आपकी सामाजिक स्थिति क्या है, आपने क्या पाया इतने सालों से, आजादी के बाद से आप कहां पर हैं। आज भी जातिगत जनगणना इस देश का सबसे मूल एक्सरे है। उसके बाद ही सही है। बिहार में क्या बदला ये पूछ रही हूँ आशुतोष जी। उसका श्रेय तो बीजेपी भी लेती है कि हमने समर्थन किया, आप भी लेते हैं, आरजेडी। लेकिन मैं चाहूंगी बदला क्या? कम से कम हम लोगों को भ्रम में तो नहीं रखें कि जातिगत जनगणना होने के बाद एकदम काया पलट हो जाएगा। और आपको पता है आशुतोष वर्मा जी, बहुत सारे पैमाने पर बिहार बहुत पीछे खड़ा हुआ है, पिछड़ा राज्य है। अब उसके लिए आप बीजेपी को भी घेर सकते हैं, जेडीयू को भी घेर सकते हैं, आरजेडी को भी, बाकी लोगों को भी। लेकिन मैंने आपसे पूछा, 2 बातें बताइए ना सर, क्या बदल गया जातिगत जनगणना के बाद? 2 बातें जल्दी से। चित्रा जी, बदलाव दीर्घकालिक होता है। 2 दिन के अंदर जाति जनगणना करने के बाद आप नहीं बदल सकती हैं। जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि इस देश में कहां पे पिछड़े हैं, कहां पे दलित है, कहां पे अल्पसंख्यक है, तो उनके हिसाब, उनके अफर्मेटिव एक्शन लिए सारी पार्टियों को पता होता है, उसी के आधार पर वो अपना वोटों का बंटवारा करते हुए। मैं आपको बता रही हूँ सर, सुनिए एक सेकंड, सवाल तो है। हाँ, सवाल तो है, लेकिन ये बात भी सच है ना कि कौन से हिस्से में कौन सी जातियां कितनी ज्यादा हैं, क्या इसके बारे में जानकारी नहीं। जाति के आधार पर जब टिकटों का बंटवारा होता है, इस मामले में कोई भी पाक साफ नहीं है, ना बीजेपी ना आप, कोई भी नहीं। हर जगह पर जाति के आधार पर आप टिकटों का बंटवारा करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि राजनीति नहीं चमकाना चाहिए, लोगों की जिंदगी को बदलने का काम होना चाहिए, जो नहीं होता है। दलितों की स्थिति आज भी वैसे ही क्यों है, उसमें सुधार क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल पूछेंगे ना। पिछड़ों की स्थिति वैसे भी कौन है जो पिछड़ों का हक खा जाता है, ये सवाल पूछा जाएगा। अब बिहार से कब होगा उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन मैं आ जाती हूँ आनंद दुबे जी, आप जरा बताइए, अब ये बड़ा फैसला कृषि के मद्देनजर लिया गया है, वो क्यों नहीं विपक्ष को अच्छा लग रहा है? देखिए, महाराष्ट्र में भी किसानों का कितना बड़ा मुद्दा है, जहां पर इसी साल होने हैं विधानसभा के चुनाव, हरियाणा में भी है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, किसानों के मद्देनजर ये जो बड़ा फैसला लिया जा रहा है नरेंद्र मोदी की ओर से, इसकी तो सराहना की जानी चाहिए ना। किसान निधि सम्मान तुरंत। चित्रा जी नमस्ते। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो एनडीए को
लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए हम शुभकामना देते हैं। चित्रा जी, हम सरकार में नहीं, हम विपक्ष में बैठे हैं। हमारा काम है सरकार की आलोचना करना, सरकार को घेरना, अगर सरकार अपने किए गए वादों को पूरा नहीं करती। ये हमारा दायित्व है, हमारा अधिकार है, हम करते रहेंगे। बिल्कुल। सरकार से हम उम्मीद क्या कर रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में आप जो जो काम नहीं कर पाए हो, इस 5 वर्षों में आप करके दिखाओ। और वो क्या काम है? जैसे सबसे बड़ा काम है, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद आपकी बात आगे बढ़ेगी। मोदी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आ रही है। तीसरे कार्यकाल की ये पहली कैबिनेट मीटिंग है। इसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिसका इंतजार इस वक्त समूचा देश कर रहा है। आपको बताते चले कि कैबिनेट अतिरिक्त 2 करोड़ ग्रामीण घरों के निर्माण को मंजूरी देने पर विचार कर सकती है, जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि कारोबारी साल 2025 के बजट में ग्रामीण आवास के लिए करीब 45,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। अब क्या फैसला लिया जाता है, इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभालने के पहले ही दिन सबसे पहले किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9.3 करोड़ किसानों को कुल 20,000 करोड़ रुपए की रकम दी है। और अब ये कैबिनेट की बैठक, जिसमें माना जा रहा है बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जैसे ही कोई बड़ा फैसला होता है, अपने दर्शकों को जानकारी देंगे। आनंद दुबे जी, आप अपनी बात को पूरी करें, आगे बढ़ाइए। चित्रा जी, हम ये कह रहे हैं कि इन 5 वर्षों में महंगाई कैसे कम होगी, इन 5 वर्षों में रोजगार कैसे मिलेगा, इन 5 वर्षों में किसानों को एमएसपी कैसे मिलेगी। किसान मांग क्या रहे हैं? किसान सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दीजिए। हम जितनी लागत अपने खेत में लगाते हैं उतनी हम नहीं पाते हैं। अगर ये किसान मांग रहे हैं और उनके लिए आप अगर उन पर कोड़े बरसाएंगे, उनके लिए कीले लगाएंगे, उनको आप धोखाधड़ी कहेंगे या उनको अनाप शनाप कहेंगे, ये किसान आपसे नहीं सुनना चाहता है। किसान आपसे सुनना चाहता है कि हमारी जिंदगी बेहतर कैसे हो, हमारी आय दुगनी कैसी हो। आप जो अभी कह रहे थे सुधांशु जी की हम गांव-गांव तक सड़क, बिजली, पानी पहुंचा रहे हैं, कब तक पहुंचाएंगे भाई? 10 साल हो गए। कितने साल आपको चाहिए गांव में सड़क, बिजली, पानी पहुंचाने पे? सड़क, बिजली, पानी पहुंचाने के बाद क्या किसानों की जिंदगी में आप बदलाव ला पाएंगे? वो आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा। जो युवा, आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, छोड़ दीजिए, 2 करोड़ तो आप नहीं दे पाए। आप 50 लाख नौकरियों का इंतजाम करिए, कम से कम 1 साल में करिए, तो 5 साल में कम से कम 2.5 करोड़ नौकरियां हो जाएंगी। आप उस पर कोई बात नहीं करते हैं। आप महिलाओं, माताओं, बहनों के घर के रसोई गैस के बारे में बात नहीं करते। आप डीजल, पेट्रोल के बारे में बात नहीं करते। आए दिनों हमारे विद्यार्थियों के पेपर लीक हो जाते हैं, उसके लिए आप कोई कठोर कदम नहीं उठाते। तो अगर इन सब मुद्दों को लेकर विपक्ष आपको घेरता है तो आप कहते हो कि ये लोग हमको घेरते हैं। हाँ। अरे हमारा काम है, बिल्कुल, हमें इसीलिए और पूरी उम्मीद की जा रही है कि इस बार विपक्ष शानदार तरीके से सरकार को घेरने का काम करेगा, जैसा कि पिछले 10 सालों के दरमियान क्या नहीं देखने को मिला। विपक्षी दलों की ओर से खुद ही कहा जाता है इस बार बड़े मजबूत होकर आए हैं, तो फिर हम देखेंगे कि जनता के मुद्दों पर किस तरह के फैसले लिए जाते हैं। मलूक नागर साहब, बाकी लोगों के पास मैं फौरन आऊंगी। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। हिमांशु, पहली जानकारी ये दीजिए, कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो चुकी है और अभी तक मंत्रालयों का बंटवारा नहीं किया गया है, तो इस बैठक का क्या है एजेंडा, क्या फैसले लिए जाएंगे और सबसे ज्यादा अहम हो जाता है मंत्रालयों को लेकर कब तक जानकारी देश के सामने आएगी? देखिए, मुझे लगता है जल्दी ही जो है मंत्रालयों को लेकर जो है जानकारी सबके सामने आ जाएगी। किस कैबिनेट मंत्री को कौन से जो है मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, इस पे कोई वो नहीं है। बहुत लंबा समय नहीं रह गया है, क्योंकि अगर कैबिनेट का गठन हो गया है और कैबिनेट की मीटिंग चल रही है तो ये मान के चला जा सकता है जल्दी ही जो है वो किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा इसकी जानकारी मिल जाएगी। मुझे लगता है अब जो कैबिनेट की मीटिंग चल रही है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो 2 करोड़ लोगों को घर देने की बात है, उस पर जो है कैबिनेट की संस्तुति होगी। और उसके साथ ही जो मैंने आपको पहले भी बताया था चित्रा, कि संसद का एक सत्र बुलाया जाएगा जिसमें 18वीं लोकसभा का जो गठन हुआ है उसमें जो नव निर्वाचित सांसद हैं उनका ओथ स्वेरिंग होगा, नए स्पीकर का चुनाव होगा और साथ ही साथ जो है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं उनको संयुक्त संबोधन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। लेकिन बड़ी चीज ये है, आज जो कैबिनेट की मीटिंग है इसमें सबसे बड़े एजेंडे में ये भी रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इन सभी अपने कैबिनेट के सहयोगियों को ये कहेंगे कि जाइए 100 दिन का आप एजेंडा बनाइए, कौन कौन से काम, कौन कौन सी परियोजनाएं जो है आपकी पेंडिंग है उन पर लगकर काम कीजिए और उसको कंप्लीट करना है। और 100 दिन में वो एजेंडा बनाइए जो 5 साल का रोड मैप हो आपके मंत्रालय का। आप ये जाकर तय कीजिए, सुनिश्चित करिए कि मोदी सरकार
2030 का जो लक्ष्य है वो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है और इसके लिए सरकार जो है वो लगातार काम करेगी अगले 5 साल के लिए। 100 दिनों के एजेंडे पर मंत्री तभी काम कर पाएंगे जब उनके मंत्रालयों का बंटवारा हो जाएगा। जैसे इस बाबत कोई जानकारी आएगी हिमांशु, हमारे दर्शकों तक वो पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद मलूक नागर साहब। बिना देर किए सीधे आपके पास आते हुए, अब जो सवाल आनंद दुबे उठा रहे हैं वो क्या गलत है? अब किसानों की आय दोगुनी कब होगी, इस बारे में कब सरकार बड़े फैसले करेगी? वो कह रहे हैं कब तक आप बिजली पानी सड़क किसी की बात करते रहेंगे? 10 साल हो गया ना, अब इसके आगे बढ़िए, बताइए देश को क्या करने वाले हैं? चित्रा जी, अभी दुबे साहब ने कहा हमारा काम है सरकार की आलोचना करना। हाँ। मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि 1947 का देश और था, 80s का देश और था, और फिर जो लगातार आज का 2024 का देश और है। और हमको सबको देश हित और जनहित में सोच के जो सही बात है उसको मानना चाहिए, और जो कहीं खामी है, जो अमेंडमेंट बिल है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बिटवीन मिनिस्टर्स एंड मेंबर्स, उस पे हमें सार्थक चर्चा करनी चाहिए। कहाँ मानेंगे आप लोग नहीं है सार्थक कि बात चर्चा तो की सही बातें है। मलूक नागर साहब, वो आपके हाँ में हाँ थोड़ी ना मिलाएंगे। बात तो सही। हाँ। हाँ, नहीं ऐसे नहीं है चित्रा जी, वो जमाना और है। जो सही बात है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और होमवर्क करना चाहिए और डिटेल में जाके डिटेल वर्किंग करके और जहां जहां खामियां हैं उनको उजागर करना चाहिए। तो एक तो इससे सहमत नहीं हूं। एक बात आशुतोष जी ने बहुत अच्छी बात कही है, जब जाति जनगणना की बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि पिछले 70 सालों से ये पता लग जाए किस जाति को क्या मिला है, कैसे मिला है। तो आशुतोष जी की बात से काफी हद तक ये क्लियर होता है कि जो 10 साल को छोड़ दिया जाए और पिछले 58-60 साल का जाया जाए, जब कांग्रेस का राज था तो कहीं ना कहीं पिछड़ों के और दलितों के साथ भेदभाव हुआ, उनके हकों की रक्षा नहीं हुई। तो आशुतोष जी को भी वो दर्द है और बहुत सारे लोगों को वो दर्द है। और मैं चित्रा जी डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस में हूं, जो मुझ पे आंकड़े आते हैं वहां जो जिसके हमेशा प्रधानमंत्री मिनिस्टर होते हैं उसके डीओपीटी मंत्रालय के, तो जो स्टैंडिंग कमेटी में, तो मैं जब देखता हूं पिछले 70 सालों के कहीं 25%, कहीं 30%, कहीं 35% पद भरे हुए हो सकते थे। 10 सालों में वो अभी तक 65-70% तक पहुंचे हैं, अभी भी 30% के करीब खाली है पद। तो ये बात तो करनी पड़ेगी पिछड़ों की भी और दलितों की भी। और जो करीब 58-60 साल में जो कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कहा कि मैं उनकी अपनी दादी के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में इंदिरा गांधी जी के साथ जाता था, मैं राजीव गांधी जी के साथ जाता था प्रधानमंत्री कार्यकाल में, मनमोहन सिंह जी के साथ जाता था कार्यकाल में, और वहां जो पिछड़ों के दलितों के काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। इसका मतलब कहीं ना कहीं आके राहुल गांधी जी भी ये स्वीकारते हैं कि पिछड़ों के और दलित के पिछले दिनों वो जो काम नहीं हुए थे। और कहीं ना कहीं आज कांग्रेस भी और दूसरे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के साथी अगर कहीं आकर के खड़े हैं तो इनके द्वारा ये आपको मिला है मैंडेट, सरकार अब आपने बनाई है, अब कब तक गिनाते रहेंगे? आगे बढ़िए ना, उससे आप बताइए कि क्या करने वाले हैं आप, इसको लेकर क्या करने वाले हैं? अब उसके बारे में मलूक नागर जानकारी देंगे कि क्या हुआ है पिछले 70 सालों में, 60 सालों में, वही बताते रहेंगे। अब इससे आगे बढ़ने का वक्त है ना। मैं आ रही हूँ आपके पास। ब्रिजमोहन जी, आशुतोष जी हमारे साथ हाँ जुड़े हुए हैं, जल्दी जल्दी उनकी भी टिप्पणी ले लेती हूँ। ब्रिजमोहन जी पहले आपसे, उसके बाद आशुतोष जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। ब्रिजमोहन जी, विपक्षी दलों की ओर से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, माना जा रहा है सरकार की ओर से जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं उसमें बड़ी वजह यह है क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं और वहां पर 48 महाराष्ट्र के लोकसभा में क्या हाल हुआ है इस वक्त गठबंधन का, ये बताने की जरूरत नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में भी चुनाव है, तो क्या राजनीति के मद्देनजर चुनाव को देखते हुए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं? ये भी एक परसेप्शन आ रहा है लोगों के बीच में। चित्रा जी देखिए, तो सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जिन राज्यों में चुनाव होना है, ये बात निश्चित रूप से कि जब राजनीति करने वाले जो भी दल हैं वो चुनाव के दृष्टिकोण में को रखते हुए ही कई बार फैसले लेते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल है ये पूरे समग्र भारत के बारे में बात कर रहा है। हमारे जो विपक्ष के साथी हैं वो अभी तो पूरी तौर से हताश, क्योंकि वो जो चाहते थे वैसा नहीं हो पाया, तो अभी वो हताश होकर सारी बातें कह रहे हैं। आज मंत्रिमंडल की पहली बैठक है, पहली बैठक के बाद अभी उसका मैं सोचता हूँ उस पर लिए जाने वाले निर्णय, मंत्रियों के कार्य विभाजन, उनको मिलने वाले मंत्रालयों की चर्चा हो जाती, उसके बाद यदि वो कोई बात कहते तो शायद समझ में आती। उनकी इन बातों से बिल्कुल स्पष्ट रूप से लगता है कि उन्होंने पूरी तौर से सिर्फ और सिर्फ
विपक्ष की भूमिका निभाने के रूप में, जैसा कि भी भाई आनंद दुबे जी ने भी कहा कि हम विपक्ष में हैं। विपक्ष का मतलब यह है कि विपक्ष में एक संयम भी होना चाहिए, विपक्ष की एक दिशा भी होना चाहिए। सिर्फ आलोचना करने के लिए या सिर्फ बोलने के लिए अगर हम विपक्ष को मानेंगे, मैं सोचता हूँ ये हास्यास्पद स्थिति बन जाएगी देश में। क्योंकि देश के लोगों ने एक मजबूत विपक्ष दिया है। वो क्यों दिया है? कि वो मुद्दों पे भी बात करे, वो जहां सरकार को सही सलाह दे सकता है वहां सही सलाह देने का भी काम करे। मैं एक बात आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और देश को बताना चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो 5 साल हैं ये अपने आप में अभूतपूर्व होंगे, क्योंकि उन्होंने पूरी योजना बना रखी है और लगातार वो इस बात को कह रहे थे कि आने वाले 25 साल का रोड मैप मेरा क्या होगा। उस रोड मैप के ऊपर वो पूरी तौर से अपने साथियों को लेकर सबों को मार्गदर्शन भी देंगे और उनके ऊपर निगाह भी रखेंगे, जिससे हर मंत्रालय विधिवत तरीके से काम कर सके। ठीक है। और देश के नागरिकों ने जिस विश्वास के साथ एनडीए को देश की सेवा करने का मौका दिया है, आप पाएंगे कि उस कसौटी पर एनडीए पूरी तौर से। चित्रा जी 1 मिनट। आनंद दुबे जी, मैं आऊंगी। आशुतोष जी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत देर से एक भी टिप्पणी उनकी नहीं हो पाई है। एक बार मैं उनकी टिप्पणी ले लेती हूँ। सुधांशु जी भी जवाब देना चाहते हैं। आशुतोष जी, सीधे आपके पास आते हुए, अभी ये जो किसान निधि मंजूर की गई है प्रधानमंत्री की ओर से, वहीं 2 करोड़ आवास को लेकर भी बड़े ऐलान किए जा सकते हैं कैबिनेट मीटिंग के बाद। तो सरकार जिस तरह से आगे बढ़ी है उस पर, और अभी तक अगर विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है, क्या वजह नजर आती है इसके पीछे? मुझे तो ऐसा लग रहा है सुधांशु जी की बातों को सुनकर जैसे कि मोदी सरकार ने कोई एहसान कर दिया इस देश के नागरिकों के ऊपर कि हमने ये कर दिया। अरे आप सरकार में आए हैं तो आपका ये काम है करना, आपको करना ही चाहिए, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन किसानों की जो असली मांग है एमएसपी को कानूनी गारंटी पहुंचाने की, वो तो आपने किया नहीं। और ये बात तो जब किसानों के साथ समझौता हुआ था, जब किसान आंदोलन टूटा था, उस वक्त सरकार ने वादा किया था, केंद्र सरकार ने वादा किया था। अब सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार ये काम करे। अरे भाई, जब केंद्र सरकार ने वादा किया तो अपने वायदे पे तो कायम रखिए ना, उस पर तो करिए। अभी भी किसान लगातार आंदोलन पे हैं। आप पंजाब के अंदर देख लीजिए कि किस तरीके से वहां भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई। तो मुझे लगता है किसानों की जो असली मांगे हैं उस पर काम होना चाहिए, और वह है एमएसपी को लेके। या तो सरकार 2 टूक कह दे कि भाई ये हमारे बस का नहीं, हम इसको नहीं कर सकते, अगर ये करेंगे तो देश का नुकसान होगा। सरकार ये भी नहीं कहती, सरकार वो भी नहीं कहती। आपने वायदे किए, कमेटी बनाई, उसका क्या नतीजा किसी को मालूम नहीं। और जहां तक देखिए मंत्रालय के बंटवारे की बात है, मुझे तो इस बात की आशंका बहुत पहले से थी, क्योंकि अब ये मोदी सरकार नहीं है, अब ये एनडीए की सरकार, ये फर्क है। तो जो मोदी की गारंटी थी अब वो नहीं चलेगी, अब वहां पे एनडीए की गारंटी चलेगी, और एनडीए की गारंटी में तो खींचतान होगा। और जो सहयोगी दल हैं उन्होंने भी कोई मोदी सरकार के ऊपर एहसान नहीं किया, और मोदी सरकार ने भी उन पर किसी तरीके का एहसान नहीं किया। दे विल हैव देयर पाउंड ऑफ फ्लैश। और राजनीति के अंदर खूब जम के आने वाले दिनों में इस तरीके की बयानबाजियां होंगी, नाराजगी जाहिर की जाएगी। बेहतर यह हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत जल्द एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना ले, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना ले, एक कन्वीनर तय कर ले, ताकि इस तरीके की जब खींचतान चले तो फौरन उसका निपटारा हो पाए। और अगर ये नहीं होगा तो फिर दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। और मंत्रालय का बंटवारा ना हो पाना, मुझे इसमें कोई आश्चर्यजनक, अगर अगले 48 घंटे के अंदर भी नहीं हो पाएगा तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि बंटवारों को लेकर लेन देन चलता रहेगा। और मोदी सरकार को झुकना भी पड़ेगा उसको लेकर। सुधांशु जी, देखिए, किसानों के मुद्दे के ऊपर आशुतोष जी जो बोल रहे हैं, क्रमवार जवाब देता हूं। मान्यवर कितना पूर्वाग्रहग्रस्त होकर बोल रहे हैं। मतलब केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई तो उनको निर्णय लेना चाहिए, और जो मांग कर रहे हैं उन्हें अपने राज्य में करके नहीं दिखाना चाहिए। मैं बताता हूं क्या होता है। हमारी सरकार आने से पहले मध्य प्रदेश फूड ग्रेन कंट्रीब्यूशन में सबसे पीछे था। हमने अपोजिशन की सरकार रहते हुए जाके चेक कर लीजिएगा, यूपीए सरकार में लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार आया और फूड ग्रेन कंट्रीब्यूशन में मध्य प्रदेश नंबर 1 का देश बना। यूपीए के शासन काल में हमारे सारे राज्य, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कृषि विकास दर 10% से ऊपर थी। कोई जाके चेक कर ले। भूजल का स्तर सारे देश में नीचे जा रहा था, 2 राज्यों में बढ़ा, गुजरात और राजस्थान। सबसे ज्यादा वाटर कंजर्वेशन बॉडीज बनी गांवों में, किसानों के लिए बात कर रहा हूं, तो वो कहां बनी? गुजरात में और मध्य प्रदेश में। और सुनिए, कृषि ऋण पर ब्याज की दर 0% देने वाला पहला राज्य कौन था? 2008 में कर्नाटक।
भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में, उसके बाद दिया मध्य प्रदेश में। तो महोदय विपक्ष में रहते हुए हमने करके दिखाया। आप कह रहे हो ना एमएसपी कर दो ना, इलीगल करना राज्य का अधिकार है, पर आपको पता है कि आपकी करने की हैसियत नहीं है, करने की क्षमता नहीं है, इसलिए आकर यह बात का हल्ला मचाना है। मैंने तो बड़ी सिंपल सी बात कही, हमने डिलीवरी करके मॉडल्स के रूप में अपने राज्यों को दिखाया था और इनको भी दिखाना चाहिए। परंतु ये भूल जाते हैं कि विपक्ष में ये एक जगह है, अरे 1 दर्जन राज्यों में सत्ता में भी हैं, तो जहां सत्ता में है वहां तो कुछ करके दिखाइए। जैसे लेफ्ट पार्टीज ने एक मॉडल दिखाया था, पश्चिम बंगाल बर्बाद हो गया, लंबे समय तक हम सत्ता में हैं गुजरात में, देखिए क्या विकास और समृद्धि के रास्ते पर गुजरात चला है। तो सब प्रकार के मॉडल देख के जनता तय करती है। बिहार लगातार आरजेडी के शासनकाल में कहां पहुंचा था, लॉ एंड ऑर्डर में हमने दिखाया था। एक छोटा सा उदाहरण और बता देता हूं जिस विषय पे आप लोग बहुत वो कहते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई तो ये प्रदेश के अंदर ही हमने सॉल्व कर लिया कि शिया सुन्नी के बीच में जो मुहर्रम में मदे साहबा का जुलूस 22 साल से बंद था, बीजेपी की सरकार में शुरू हो गया, शांति से सब कुछ चलने लगा। तो मेरा मानना है कि अब चुनाव हो गया, अब बहुत बातें कर ली, अब अपोजिशन को कुछ करके दिखाना चाहिए, डिलीवरी करके दिखाना चाहिए। देखिए साहब, ये हमारा अपोजिशन डिलीवरी करके दिखाए सुधांशु त्रिवेदी जी, है ना, बहुत खूब। जनादेश मिला है आपको और डिलीवरी करे अपोजिशन। नहीं सुनिए चित्रा जी देखिए, मैं जो कहने का प्रयास कर रहा हूं, हम तो अपने बात पे पूरी डिलीवरी करके दिखा रहे हैं। हम तो अपनी बात सुनिए तो चित्रा जी, हाँ बोलिए। हम तो पूरी डिलीवरी जो हम कह रहे हैं, सुनिए चित्रा जी, जो मैं कह रहा हूं, जो हम कह रहे हैं वो केंद्र में भी कर रहे हैं, राज्य में भी कर रहे हैं। ये जो कह रहे हैं जहां सत्ता में नहीं कर रहे हैं, ये 61 साल सत्ता में रहे नहीं किया, 2004 से 14 सत्ता में रहे नहीं किया, आज जिन राज्यों में सत्ता में नहीं कर रहे हैं, बस इतना अंतर है। न किया था न कर रहे हैं, इसलिए न करेंगे। हमने किया भी था, कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। ठीक है, आशुतोष जी की बात हो जाए, आनंद दुबे जी, उसके बाद में फौरन आऊंगी। आशुतोष जी वो कह रहे हैं कि विपक्षी अपोजिशन वाले राज्यों में एक एग्जाम्पल सेट कर दें किसानों के लिए राहत देकर, तो हो सकता है उसके बाद इन लोगों पर भी दबाव पड़े और उनको ये कदम बढ़ाना पड़े। आशुतोष जी, चित्रा जी, सुधांशु जी अपने मित्र हैं, इसलिए उनसे मैं लिबर्टी ले सकता हूं। रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, हाल इतना सा है। दोस्तों, आपकी सीट अगर सारे वायदे पूरे कर दिए होते, सारे काम कर दिए होते, तो 240 में सीटें नहीं क्या सिमट जाती, आपको बहुमत का आंकड़ा मिलता और 350 से ज्यादा सीटें मिलती। तो कहीं ना कहीं जनता ने आपको एक सबक दिया है। हाँ, ये बात अलग है कि जनता ने विपक्ष को भी उतनी ताकत नहीं दी है। फैक्ट ये, मैं तो एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि भाई ये सवाल मोदी सरकार का नहीं है, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये सवाल देश की केंद्रीय सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रश्न है। अगर उसने किसानों से कोई वायदा किया और उसने कहा कि एमएसपी को लीगल गारंटी देने के लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं, सरकार उस पर विचार करेगी, तो कितने साल विचार करेगी ये बता दें, कब करेगी विचार? क्या आपने झूठा वायदा किया था क्या? अगर झूठा वायदा किया था तो आज आप क्यों कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट बनाए? आपने वायदा किया था, तो सरकार का इकबाल बुलंद रहना चाहिए। ठीक है, लोगों के 2 लाइन में जल्दी से सुधांशु जी आप जवाब दे दीजिए, बाकी लोग भी अपनी बातें कहना चाह रहे हैं। जल्दी से सुधांशु जी, वो क्या रस्सी वाला वो उदाहरण दे रहे हैं। हाँ आशुतोष जी, क्या बचकानी बात कर रहे हैं? ये बात का समर्थन जो दल कर रहे हैं वो सत्ता में रह के नहीं कर रहे। एमएसपी की गारंटी थी, अब 77 साल में 16 साल हमारी सरकार रही और 61 साल इन दलों की सरकार रही, जिसमें 50 साल स्पष्ट बहुमत की सरकार। दिया नहीं दिया, आज दे रहे नहीं दे रहे, जो कह रहे हैं वो नहीं दे रहे। हमने जो कहा वो किया, एक एक काम से लेके किसानों को देने से लेके राष्ट्र की सुरक्षा से लेके धारा 370 राम मंदिर, इसीलिए मैंने कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है, जल्दी बाकी लोगों की टिप्पणी। आनंद दुबे जी, प्रामाणिकता के प्रतीक हैं और आप लोग विश्वसनीयता के। चित्रा जी, अभी सरकार में बैठे तीनों प्रवक्ता कह रहे थे कि विपक्ष का काम तो सरकार की आलोचना करना है, हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं, ये जानबूझकर हमारी आलोचना करते हैं। आपको पता है चित्रा जी कि जो नए सांसद चुन के आए हैं, नए संसद भवन में जब इनकी डिबेट होगी, जब संसद का शीतकाल चलेगा, तो ये चलवाना तो सरकार की जिम्मेदारी है। क्या सुधांशु जी और ये दोनों प्रवक्ता बड़े दावे से कह सकते हैं कि हाँ भैया, बड़ा हृदय करके इस बार 5 साल में एक बार भी ऐसा नहीं होगा कि संसद का सत्र अच्छे ढंग से नहीं चलेगा? क्या आप ये कह सकते हो? अगर आप ये संसद का सत्र भी नहीं चला सकते, जो कि सबसे आसान काम है,
तो हम आपसे कैसे उम्मीद करें कि इन 5 सालों में आप विकसित भारत बनाओगे? अभी का ठिकाना नहीं, 2047 की बात करते हो। 5 साल के बाद पता नहीं कि विपक्ष में बैठोगे कि विपक्ष से भी समाप्त हो जाओगे। लेकिन बात करते हो उसके बाद आशुतोष वर्मा जी आ रही हूँ मैं आपके पास। 2080 वो हाथ उठा रहे हैं आपकी बातों पर जवाब देने के लिए। जल्दी से आशुतोष जी आ रही हूँ उसके बाद। एक लाइन में, एक तो मैं आशुतोष जी की बात पे जवाब दे दूं। देखिए कितनी मजेदार बात थी, रस्सी जल गई बल नहीं गया। जो 400 सीटें लेके आते थे वो 99 पर भी उनके चेहरे पे जो चमक है, उनकी आवाज में जो खनक है, उनके जलवे में जो धमक है, वो तो रस्सी जल गई नहीं है। और हम 240 लेके आए हैं जो 1984 के बाद से आज तक कांग्रेस कभी नहीं लेके आ पाई। नरसिम्हा राव के टाइम में 232 थी, तो हमारे अंदर ऐट है। और जो हमारे शिवसेना के मित्र दुबे जी ने बोला, तो मैं कहना चाहता हूं बिल्कुल सरकार चलाएगी, मगर एक उदाहरण बता दीजिए। जब राज्यसभा में, जो थोड़ा अपर सदन माना जाता है, माइक तोड़ने और किताब फेंकने सभापति के ऊपर और टेबल के ऊपर नृत्य करने जैसे कितने प्रकरण हुए थे जब हम लोग सत्ता में थे, हम लोग विपक्ष में थे, बता दीजिएगा। और दूसरा आपसे यह भी कहना चाहता हूं, उपराष्ट्रपति ने एक लाइन बोली, एक बता दो, नियम 267 के तहत आपने नोटिस दिया, 50 नोटिस, 80 नोटिस, अगर वो रिजेक्ट हो गए, सेम डे आप दोबारा नोटिस देंगे, सेम आशुतोष वर्मा जी अगले दिन फिर देंगे। ठीक है सर, ताकि ये क्या है? ये तो सरासर मतलब मजाक उड़ाना है ना व्यवस्था का। आशुतोष वर्मा जी। चित्रा जी, जो पार्टी 350 से घट के 290 पे आ गई है, मतलब गठबंधन जो आ गया है, वो पूछ रहा है विपक्ष ने क्या किया। अरे विपक्ष का तो गेन हुआ है। आप तो इंजीनियर है ना, आप साइन वेव जानते हैं ना कैसे चलती है, वो चल रही है। और किसानों के बारे में कह रहे थे, कृषि मंत्री कौन था भाई आपका? कृषि मंत्री कौन है, याद कीजिए। अभी 1.5 लाख वोटर तो चुनाव हारे हैं। किसानों ने वोट किया होता तो ये हालत ना होती। उत्तर प्रदेश की जितनी भी किसान वाली बेल्ट है, कहां आप चुनाव जीते जरा बताइए। किसानों ने हर जगह आपको रिजेक्ट किया है। ना कृषि मंत्री अभी है, ना कृषि मंत्री पुराना बचा, और आप बता रहे किसानों के हितैषी हैं। आप ये ध्यान रखिए कि आप कुछ भी अब गलत करेंगे तो जनता और विपक्ष दोनों आपके सामने खड़ी है और आपको टिकने नहीं देगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ दंगल का हिस्सा बनने के लिए। एक तरफ विपक्ष दमदार तरीके से मजबूती से सरकार को घेरने के लिए तैयार है, तो वहीं सरकार की ओर से भी ताबड़तोड़ बड़े बड़े फैसले लिए जाने हैं ताकि लोगों की उम्मीदों को पूरा किया जा सके। और इसको लेकर पहली कैबिनेट की बैठक मोदी 3.0 की इस वक्त चल रही है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है, आज तक सबसे पहले आप तक पहुंचाता रहेगा। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।